सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। आज हम और आप इस पटल पर एक ऐसे कार्य के लिए जुड़े हैं जो हम सभी के लिए अत्यंत यादगार है और आने वाले समय में भी हम इस प्रकार इस कार्य के लिए ऐसी गोष्ठियों के लिए जुड़ते रहेंगे। आज परम आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी की 88वीं जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1935 लाहौर में हुआ। कविता संग्रह, नाटक संग्रह और आलोचना इस क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत व्यापक कार्य किया है। अत्यंत व्यापक एवं कलात्मक संसार रचकर साहित्य के रूप में दुनिया तक पहुंचाने वाले डॉक्टर नरेंद्र मोहन आधुनिक हिंदी नाटककारों में एक सृजनशील नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाटक, आलोचना, डायरी, संस्मरण, लंबी कविता आदि साहित्यिक विधा में योगदान दिया है। मंडों और विभाजन पर अपने ऐतिहासिक दस्तावेज काम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहा है। आज इस मंच पर उनकी यादों को हम कविता के रूप में संजोने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं परम आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, जो साहित्यायन ट्रस्ट के संरक्षक हैं। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का यह कार्यक्रम साहित्यायन ट्रस्ट की ओर से आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी को समर्पित है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सुमन पंडित जी का। महोदया, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय रजनी बाला जी का, जो जम्मू से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी का। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत की इस कड़ी में स्वागत करती हूँ परम आदरणीय डॉक्टर आरती स्मिथ जी का, जो कि इस साहित्यायन ट्रस्ट के महासचिव हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम विलंब न करते हुए नवल सर, मैं तो आपके पीछे खड़े हैं। बाकी आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग और प्रेम हम सभी को इसी तरह मिलता रहे और हम इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। उनके लिए लिखी कविताएं और उनके द्वारा लिखी कविताओं का आज यहाँ इस मंच पर पठन किया जाएगा। कविताओं का एक सागर है उमड़कर इस मंच पर आज यहाँ पर आएगा। कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित कर लिखी हैं, जिन्हें मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ। शून्य से। मैं भी औरों की तरह शून्य से जन्मा था। मैं भी औरों की तरह शून्य से जन्मा था। धीरे धीरे कब यह दायरा बड़ा होता गया, पता ही ना चला। समय के बदलने के साथ निंदर की सोच का घेरा भी बढ़ा। समय के बदलने के साथ निंदर की सोच का घेरा भी बढ़ा। घेरा बड़ा बड़ा और बड़ा होता गया। इसमें क्या नहीं था, इसमें क्या नहीं था, सब कुछ तो था यहाँ। इस हादसे में सामान होने पर एक अग्निकांड जगह बदलता, हथेली पर अंगारे की तरह। संकट दृश्य का नहीं, एक सुलगती खामोशी। एक खिड़की खुली है अभी, नीले घोड़े का सवार, रंग आकाश में शब्द, नृत्य से कविता और कमबख्त निंदर तक। निंदर ने जो अनगिनत सपने देखे थे, नरेंद्र की आंखों में वे जगमगा रहे थे। यह चमक उस दुनिया की थी जहां प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, संस्कार है, अपनत्व है, त्याग है, संवेदना है,
सादगी है, खुशी है, और क्या चाहिए इसके अलावा। जी सका मैं इन भावनाओं को, संजो सका इन्हें अपनी यादों में। अब मैं जड़ हो चुका, चेतन है ये सारी बातें आज भी मेरे अपनों की यादों में। मैं शून्य हो चुका हूँ अब, मैं शून्य हो चुका हूँ अब, पर मेरे शून्य से शुरू हुआ यह सफर अब एक नए शिखर पर, किसी शून्य को शिखर पर ले जाने। लालायित है, दृढ़ संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें समर्पित ये चंद पंक्तियां। और अब हम इस काव्यांजलि के सफर में आगे बढ़ते हैं, और मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुमन पंडित जी को, जो आदरणीय नरेंद्र मोहन जी की सुपुत्री हैं। महेंद्र महोदया, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम उनको, पापा को याद करने के लिए उनकी कविताओं के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। और आज जैसा कि प्रोग्राम है, जैसे आरती और मंजुश्री ने मुझे बताया कि कविताओं पे ही बात करनी है, उनकी कविताओं पे। तो मुझे लगता है उनकी कुछ कविताएं जो लिखी गई थी आज से शायद 20-30 साल पहले, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि ना हमारे आसपास की चीजें बहुत ज्यादा बदली हैं। और शायद वो इनफैक्ट कुछ शायद इमरजेंसी के दौर की कविताएं हैं और कुछ लेटेस्ट, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आपको। पहली कविता है हंसी फूटने पर। हंसी फूटने पर हुआ यह कि मैं खड़ा न रह सका, खामोश जैसे सब। नेता के निधन पर 2 मिनटों के मौन में धंसे, चेहरे झुकाए शोक मुद्रा में। पता नहीं कैसे मेरी हंसी फूट गई, भरी शोक सभा में गूंज उठी। मैं पकड़ लिया गया, जकड़ लिया गया। न बम फेंका, न गोली चलाई, सिर्फ हंसा था और पकड़ लिया गया था। वे सकते में आ गए थे मेरे होने पर और हंसी के फूटने पर। वे पहचान रहे थे पर हैरान थे, यह कैसे हो सकता है वह। वे निश्चिंत थे, यह मारा गया था गोली कांड में, कई दिनों के लगातार रक्तपात में। उन खूनी दिनों की दहशत मेरी त्वचा में रेंगने लगी थी और मैं शोक समागम के मौके पर मौज में आ गया था। और वे दहशत और हंसी के स्रोतों और संबंधों पर गोष्ठी करने लग गए थे। यह जरूरी लगा था उन्हें शोक सभा को गंभीर बनाने और परवान चढ़ाने के लिए। यह वह तो वह कौन था जिसे हमने मारा था? वह कोई भी हो सकता है, वह कोई कैसे हो सकता है? नहीं, ये वही है। नहीं, ये वही कैसे हो सकता है? उसे मार चुके हैं नक्सलबाड़ी में, बनारस में, कलकत्ता में, कानपुर में, पटना में, चंडीगढ़ में। भौचक है राइफलधारी सिपाही और बीड़ी सुलगाता है। क्या ये बहरा है या पागल, या इसे हंसने का रोग है? वे खोज रहे हैं हंसी का हिंसात्मक मनोविज्ञान, और मेरे लिए हंसी दबानी मुश्किल हो रही है। एक ये है, ये लेटेस्ट थी अभी पिछले कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले। मैं ही मरा हूं आसपास, मैं ही मरा हूं आसपास। वे 2 दिन मेरे खून में रवां है अब भी।
देखता हूँ डरे डरे ऑफिस जाते पिता सुबह सुबह, सहमे से आतंकित लौटते शाम को, चीख पड़ते सोए हुए रात को। 14 अगस्त 1997, लाहौर बनता पाकिस्तान। 15 अगस्त कटता दो फांक हिंदुस्तान। और जश्न आजादी हर साल, इधर भी उधर भी। उन 2 दिनों की यादों ने खूब पागल बनाया मुझे। कहाँ सोचा था वे दिन सचमुच दहलाते रहेंगे, हफ्ते में कई कई बार। कुछ ना कुछ हो ही जाता हर रोज, कभी मरता पाश, कभी सफ्दर हाशमी। आज पकती तलवों में खून सनी यादें, और मैं सहमा सा गिर। कुछ ना कुछ हो ही जाता हर रोज, कभी मरता पाश, कभी सफ्दर हाशमी। आज पकती तलवों में खून सनी यादें, और मैं सहमा सा गिरता क्षत विक्षत बार बार। विचार के भाल को फोड़ती एक गोली, और हत्या कलबुर्गी की। और जश्न मनाती मोहम्मद इखलाक के खून की प्यास। तकनीकी असुविधाओं के कारण लगता है मैडम का नेटवर्क अभी स्थिर नहीं है। हम सब जानते हैं कि बारिश के दिन है। बारिश के दिन है और बारिश के इन दिनों में कहीं का मौसम किसी भी तरह परिवर्तित हो सकता है। तो मैडम हमारे साथ वापस जुड़ गई है। जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। मैं इसको खत्म करती हूँ, इस कविता को थोड़ा सा, एक पैराग्राफ लास्ट है। विचार के भाल को फोड़ती एक गोली, और हत्या कलबुर्गी की। शब्द से बेदखल जैसे आसमान थर्राता रहा, और जश्न मनाती मोहम्मद इखलाक के खून की प्यासी हत्यारों की भीड़। बाज के पंजे में एक गोरैया, अंतिम सांस तक एक चीख ढेर होती। दहशत में लब खुले हैं आज, मैं ही मरा हूं आसपास। बस मुझे लगता है मैंने काफी वक्त ले लिया। अच्छा चयन किया हेलो आपने सुमन, आपका चयन बहुत अच्छा था। हेलो, चलो नहीं सुने। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने जिस तरह से उनकी कविताओं का पाठ किया और जिस भावना से वो कविताएं लिखी गई, तो ऐसा लग रहा है कि हम उस वक्त में, उस दौर में चले गए हैं जहाँ सफदर हाशमी जी को लिखते उन्होंने अपने साथ पाया होगा। तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर कविताओं को यहाँ पर हमारे समक्ष रखा है। आज हम सब उसे वापस सुन पाए हैं। मैं अब निवेदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रजनी बालाजी को, जो जम्मू से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं और जो आदरणीय नरेंद्र मोहन जी की छात्रा रह चुकी हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मंजू जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। साहित्यायन ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर हरीश नवल जी, मैडम डॉक्टर सुधा नवल जी, महासचिव डॉक्टर आरती स्मिथ, संयोजक डॉक्टर मंजूश्री वेदुला जी, सुमन दीदी, डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल
और साथियों, नमस्कार। दुनिया जहान की मुबारकबाद आ गई, लेकिन जब तक रजनी की मुबारक ना आए तब तक जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला पूरा नहीं होता। यह शिकायत करने वाले अपनी आकाशीय दुनिया से हम सबको इस आभासीय मंच पर देख रहे हैं। सभी सम्मिलित होकर गुरुवर आपके 88वें जन्मदिन पर आपको मुबारक दे रहे हैं। लेकिन एक शिकायत है आपसे मुझे, जब भी हम आपको बधाई देते, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आप कहते, मेरा स्नेहाशीष, मेरा स्नेह हाथ तेरे सर पर हमेशा है। वो मुझे नहीं मिल रहा, क्या करूं? हम जानते हैं आपके लिए परिवार का अर्थ रहा है आपकी लेखकीय बिरादरी। देखिए ना, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मन के खाली झूले पर आपकी स्मृतियां अभी भी लेती हैं हिचकोले, ज्यों के त्यों। क्या हाल सुनावा डायरी में एक स्थल पर आपने अपना हाल सुनाते हुए कहा है, आखिर क्या बचेगा मेरे जाने के बाद? बचेगा तो मेरा काम ही, अगर वह बचने लायक हुआ। बचेगा तो मेरा शब्द ही, अगर उसमें वैसी शक्ति हुई। सर, सब कुछ बचा हुआ है। शब्द के मोर्चे पर डटे रहने वाले सर्जक सेनानी चार्ली चैपलिन, बाजीराव मस्तानी, आजादी के साथ अकेले पड़ गए महात्मा गांधी की वेदना, सब आपके नाटकों की अगली सीरीज में दर्ज होने का सबब ढूंढ रहे हैं। लंबी कविता को व्याख्यायित और स्थापित करने वाले हे कलम के बाजीगर, भारतीय भाषाओं की लंबी कविताओं का क्षितिज नापने की मुहिम चलाने वाला अब कहां से लाए हम? एक ऐसी मौलिक सर्जना का सपना लिए किस निद्रा में लीन हो गए आप, जिसमें सभी विधाएं एक दूसरे को मुंह चिढ़ाती हुई नहीं, वरन एक दूसरे की ताकत बनकर साहित्यिक दस्तावेज बन पाती। मुझे याद है गुरुवर, आपके अमृत महोत्सव पर मैं खाली हाथ आपके घर पहुंच गई थी, यह कहते हुए, सर, आपकी शख्सियत का सबब बनने की हिमाकत मुझे किसी चीज में नजर नहीं आई। आपके जन्मदिन पर आज भेंट स्वरूप आप ही की कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए। पहली कविता है सिलसिला और दूसरी वह चेहरा। यह दोनों कविताएं, जैसे सुमन दीदी ने आज के परिदृश्य को ध्यान में रखकर चुनी हैं, ये दोनों कविताएं मैंने अपने सर की रिक्तता को का जो रिक्तता मेरे जीवन में आ गई है, वो उन्हीं की कविताएं मेरी रिक्तता को बयान कर सकती हैं। पहली कविता है सिलसिला। उतरता हूँ सीढ़ियां, लंबा सफर तय करता, चढ़ता हूँ सीढ़ियां और देखता हूँ नन्हे बच्चे सा काल हंसता विलीन होता अनंत में। बेचैन सा देखता हूँ चारों तरफ, कहाँ है मेरा साजो सामान, माल असबाब, कहाँ है मेरी किताबें पांडुलिपियां, कहाँ है पथ और पाथे, क्यों खड़ा हूँ निर्वस्त्र और निश्शेष। पांव फटने को है, लाली पसरने को है, सूरज उगने को है और मेरा अस्तित्व एक पल की नोक पर
आ खड़ा हुआ है और नौक शून्य की धुरी पर तीव्र गति से घूमने लगी है। कैसी है यह रोशनी? क्या है ये झिलमिलाता सा, गुनगुनाता सा, धुनों की एक तानता में अखंड, प्रकाश रेखाओं में सिमटे, ध्वनि तरंगों में गुथे? कैसे हैं ये शब्द? बोलते नहीं, बुलाते हैं निरंतर, आजा, बस आजा। और मैं एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता हूँ, बिना दस्तक दिए चुपचाप, और निस्तब्धता के द्वार खुलने लगते हैं। हैरत से देखता हूँ, उतरती चढ़ती कोई सीढ़ी नहीं, नीचे न ऊपर, एक सिलसिला है इस घर से उस घर तक का। सुमन दीदी का धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने उस घर को मेरा घर अभी भी बने रहने दिया है। दूसरी कविता, वह चेहरा। सर ने आंटी को याद करते हुए ये कविता लिखी थी। अगर आंटी की जगह पर इसको यहाँ पर मैं सर रख दूं तो ये पूरी तरह से हम सबके हृदय को छुएगी। वह चेहरा, वह फुदकती हुई दहलीज से पूरे घर में चहचहाती रही देर तक, किलकारियां भरते बच्चों के साथ हर कोने में सुख की कोपले उगाती, घर में आकाश खींच लाई और देखते देखते उड़ गई। कहाँ से आई, कब चली गई, पता ही ना चला। खाली घर महसूस करता रहा उसका होना, चहचहाना, एक स्तब्ध सूनी शिला पर अंकित उसकी मासूम सलोनी चुप्पी। और आज समय की बंद मुट्ठी से जब झरने लगी किरणें, उसकी याद आई, स्मृतियां सुलगने लगी। बिंबों प्रतिबिंबों की एक अंतहीन कतार, प्रतिभासित दबा सिकुड़ा वह चेहरा। मैं देखता रहा, झिलमिलाता, मेरे आर पार जाता, भीतर बाहर, दिखने ना दिखने की सीमाओं से परे। आज सर भौतिक रूप से होते तो भविष्य को देखकर जरूर हम लोगों से एक वचन लेते कि मेरी 90वीं वर्षगांठ पर मुझे आप लोगों से यह चाहिए। तो पहले जो मैंने एक संकेत किया है, हमारी सच्ची स्मृति उनके प्रति यही होगी कि हम उनके उस छोड़े हुए काम को, हम उतने सामर्थ्य तो नहीं है, शक्ति भी नहीं है, प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उसका एक सिरा हम छू सकें, तो इन्हीं उनसे मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, इस दिशा में मैं काम कर सकूँ। आपने समय दिया, मुझे सुना। सर एक बार फिर से जन्मदिन की मुबारक, और आप सबको धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण कविताओं का आपने पठन किया है। कविताएं तो लिखी ही गई हैं इतने भाव से, और सिलसिले को आपने इतने सुंदर सिलसिले में यहाँ पर व्यक्त किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हम सब सर को अपने बीच ही पा रहे हैं, जैसे कि मैं कहीं नहीं, मैं यही हूँ, उनकी कविताओं पंक्तियों में हमने देखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कविताओं को सुनकर। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी को, जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोहन जी की लंबी कविताओं का अनुवाद किया है, और आज यहाँ पर वे अपनी उनके द्वारा रचित कविताओं को प्रस्तुत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर मंजूश्री वेदुला जी। ये बहुत ही सुंदर अवसर है हम सबके लिए कि उनके 18 जन्म जयंती पर, जन्म दिवस पर हम सब भेंट स्वरूप उनकी कविताएं यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी पूर्व में पढ़े गए कवियों से स्वयं को अपने को जोड़ते हुए
जैसा कि चर्चा की गई यहाँ पर, लंबी कविताओं में दाखिल हुआ हूँ मैं उनके, और उन लंबी कविताओं को पढ़ते हुए जो मैंने अनुभव किया वो यही पाया कि जहाँ पर जो चीज़ हाशिए पर मिली उसको उन्होंने अपने साहित्य में और लोक में उस चीज को लेकर आए। एक अग्निकांड जगह बदलता, कुछ पंक्तियां इस लंबी कविता से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। शीर्षक है एक अग्निकांड जगह बदलता, और उनकी पुस्तक नीले घोड़े का सवार जो इस समय मेरे साथ है। कौन है यह आदमी निर्विकार सा उदास बैठा रहता है, बड़बड़ाता रहता है शून्य में, कहीं ताकता एकटक, पथराई हुई दहशत आंखों में, देखकर डर लगता है। हाँ, मैंने उसे देखा है। बरसों पहले जोर जोर से हंसता, उसकी हंसी से कांपने लगती थी दीवारें। हंसी जो एक चेतना सी जब्ज हो जाती है चीजों में, चीजों का हिस्सा बन और छा जाती है सभी पर एक जुनून सी, इजहार करती जीवन से बड़े मूल्य की कल्पना का। ऐसी नंगी और बेलौस और खतरनाक हंसी आज कहाँ दिखेगी। तब यह आम थी, गोली को फूल की मानिंद सहने की ताकत, जोखिम की आग में जलने की तमन्ना। पगड़ी संभालो जट्टा, पगड़ी संभालोए का बेपरवाह बागी पागलपन। तभी मैंने पाया था आजादी का दूसरा नाम हंसी भी हो सकता है। खैर, आजादी की बात फिलहाल छोड़िए, बात हंसी फूटने से पहले और आजादी से पहले की है। तब मैं 5 साल का था और लाहौर में था। यूसुफ मौलवी हमें पढ़ाया करते थे, हिसाब, गिनती, जमा, जर्ब और तकसीम। और 5 साल बाद जब मैं दर्जा 5 में हुआ तो मैंने उसे बहुत परेशान देखा। वह तकसीम के नाम पर जमा और जर्ब कराने लगा था। किसी चीज को 2 फाकों में बटा देख बौखलाने लगा था, और उसने उलट पुलट कैंची चलाकर अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म कर लिए थे। और वह भौचक्का सा खड़ा देखता रहता था पेड़ों की ओर, और फिर भागता हुआ लिपट जाता था उनसे। पेड़ को कटते और टूटते हुए नहीं, समूल जलते हुए देखा था उसने अपनी आंखों के ठीक सामने। आपने देखा है कभी भरे पूरे हरे रास्ते होगा, नहीं तो आप भी ठहाके लगाने लग जाते उसी तरह। उन दिनों उसे अक्सर रावी की तरफ बेतहासा भागते हुए देखा गया था, और कई बार उसे डूबते डूबते बचाया गया था, और लोगों ने उसे पागल करार दिया था। पागल, हाँ, टोबा टेक सिंह सा पागल, जो औंधे मुंह गिर पड़ा था। उसकी टांगों के पीछे हिंदुस्तान के पागलों का दायरा था, और उसके सिर की ओर पाकिस्तान के पागलों का, और बीच की भूमि में जिसका कोई नाम ना था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। बड़बड़ाता हुआ और औंधे मुंह गिरा हुआ टोबा टेक सिंह ढेर हो गया था वहीं। उसकी बड़बड़ाहट आज भी जारी है। मैं कुछ पंक्तियों को छोड़ते हुए एक दस्तावेजों में दर्ज है, पर दर्ज नहीं है वह तारीख जब यूसुफ ने अपना घर बार, पास पड़ोस, गली मुहल्ला और शहर छोड़ा था। तारीखें ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं, पर दर्ज नहीं है वह तारीख जब यूसुफ ने अपना घर बार, पास पड़ोस, गली मुहल्ला और शहर छोड़ा था।
कहते हैं तारीख इतिहास है और तारीख मुझे याद नहीं। तो क्या मैं इतिहास से बाहर हूं? मुझे याद है इतिहास से जुड़ी घटनाएं और यूसुफ से जुड़े प्रसंग, घटनाओं और प्रसंगों से जुड़ी सोच और सोच से जुड़ा एहसास। मेरी नजरों में इतिहास को एक कौंध की तरह फेंकता फैलाता, इस कौंध में घोड़े, नेता, घुड़सवार एक से क्यों दिखते हैं मुझे? एक सी रफ्तार में दौड़ते, सरपट हल्ला करते हुए और उसे रौंदते हुए निकल गए थे इतिहास चिंता में। आखिर वह टूट गया था और निपट अकेला पड़ गया था। यह क्या हो गया है मेरी कल्पना को? बचपन ऐतिहासिक दुष्कांड की तरह क्यों घेरे है मुझे, जबकि कहीं नहीं था इतिहास मेरे साथ बचपन में। जानता हूं स्मृति इतिहास नहीं है, पर इतिहास से बाहर भी कहां रखूं इसे? जानता हूं स्मृति इतिहास नहीं है, पर इतिहास से बाहर भी कहां रखूं इसे। कुछ और पंक्तियां छोड़ते हुए इस लंबी कविता की। यूसुफ फायर स्टेशन के सामने पड़ा है। एक तरफ थाना है, दूसरी तरफ थिएटर। पटेल रोड की ओर से भागे आ रहे लोगों के हजूम और बसों, ट्रकों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों के धड़धड़ाते रेलों की ओर देखता रहता है गिचमिच गिचमिच। एक जलूस अटा पड़ा है थाने और थिएटर के बीच, तने हुए चेहरे और घुड़सवार पुलिस। उसने बीड़ी सुलगा ली है, वह घिसटता हुआ बढ़ रहा है उस नौजवान की ओर जिसकी आंखों में आग है। वह उसकी पीठ थपथपा रहा है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई और रास्ता नहीं है क्या? 1980 में ये कविता, लंबी कविता उनके द्वारा लिखी गई, अग्निकांड जगह बदलते हुए। निश्चित रूप से विभाजन और लंबी कविता, इन दोनों को एक ऊंचाई जो दी, इन दोनों की जो समझ पैदा की, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा उपहार है। और उनका उपहार, बहुत बहुत धन्यवाद साहित्यायन ट्रस्ट को, उन साहित्य ट्रस्ट के ही संरक्षक नहीं, हम सबके संरक्षक आदरणीय हरीश नवल जी को, आरती स्मिथ जी को और आप सभी को कि ये कविताएं हम सबको प्रस्तुत करने का यह अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी। इस लंबी कविता को आपने यहाँ प्रस्तुत किया और हम सब भी एक बार फिर इसके साथ जुड़ पाए। हमने भी कहीं इसका अध्ययन किया और आज वापस इस मंच पर इसे सुनकर उस 1980 के दौर में जाने का एक अवसर आदरणीय नरेंद्र मोहन जी ने जितने भाव के साथ लिखा है, उतने ही भाव के साथ आपने इसे यहाँ प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी को, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोहन जी से जिनके पारिवारिक जुड़ाव रहा है और वे उनको बहुत नजदीक से जानते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। इनको कैसे पता चलेगा? जी हाँ, अभी हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने आचार्य डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी के बारे में आज इस रखा उनके जन्मदिन पर। तो आज 30 जुलाई है, तो स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र मोहन को मैं एक विख्यात साहित्यकार और एक विद्वान प्राध्यापक के रूप में बरसों से जानती थी।
और पर अब उनका प्रेरक रूप मैंने जब देखा, उसको भी 13, 14, 16, 17 साल हो गए, देखा लगभग 16-17 वर्ष पूर्व मेरे पति हरीश नवल, उनके बहुत मित्र थे और आत्मीय अग्रज मित्र थे। एक बार मेरी कविताओं की डायरी हरीश जी ने उन्हें दिखा दी, जबकि मैं वो डायरी छुपा के रखती थी, पर पता नहीं कहाँ से हरीश जी ने खोज ली और खोज करके नरेंद्र मोहन जी के पास चले गए और वो डायरी उन्हें दिखाई। उन्होंने वो डायरी के पन्ने पढ़े और उसमें कविताएं थीं, तो उन्होंने कहा कि हरीश, इसको तुम किताब के रूप में निकलवा दो, संकलित करो और निकालो। चुप रहे, ये ठीक है, सोचते रहे। पर जब भी उनसे मिलते नरेंद्र मोहन जी से, तो वो यही कहते, सुधा की किताब करी, सुधा का संकलन किया, तो ये चुप हो जाते थे। फिर एक दिन इन्होंने कहा, यदि आप उसकी भूमिका लिखेंगे तो मैं छपवा लूंगा, प्रकाशित करवा लूंगा। तो उन्होंने कहा, मैं जरूर लिखूंगा, तुम करो तो सही। तो फिर उनके कहने से हरीश जी ने उस किताब को संकलित कर दिया और अमृत प्रकाशन था शायद नाम, अमृत प्रकाशन से वो किताब छप करके आई और उसका नाम बसंत तुम कहाँ हो। ये मेरा पहला कविता की पुस्तक थी। उसको उन्होंने भूमिका में उन्होंने बहुत अच्छी तरह बहुत बड़ी भूमिका लिखी, 2-3 पेज की। नहीं तो कहाँ इतने बड़े आदमी कहाँ लिखते, मैं तो अपने आप को बहुत निकृष्ट मानती हूँ, छोटा मानती हूँ। तो मैं सोच रही थी इतने बड़े आदमी मेरे लिए क्या लिखेंगे, पर उन्होंने बहुत 3 पेज की भूमिका उसमें लिखी और प्रत्येक लगभग सारी कविताओं के बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया, उसको समालोचना की, उसके बारे में लिखा, लंबी भूमिका उन्होंने दी। तो वो सम्यक विवेचना उन्होंने प्रस्तुत की उसमें। और मैं डॉक्टर नरेंद्र मोहन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनकी एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोटी कविता है और आप लोगों ने जो जो विषय लिए उन सब से अलग है वो कविता। थोड़ी सी किताब निकालती हूँ। ये उन्होंने, जैसे अभी आप लोगों की कविता मैंने सुनी, कोई शून्य था, कोई वो था, सब जगह अकेलापन था, एकांत था। ये दूसरी तरह की कविता है। कौन है तुम्हारी नृत्य भंगिमाओं में, कौन है तुम्हारी मुद्राओं में, कौन है। एक नर्तकी उनके मन में चल रही है। तुम्हारी नृत्य भंगिमाओं में कौन है, तुम्हारी मुद्राओं में कौन है। कौन झांक रहा तुम्हारी आंखों में, कौन झर रहा स्पंदित लावण्य सा। तुम्हारे कपोलों से, होठों से, नासिका से, कटी किंकणी से झंकृत पूरी देह है। तुम्हारे कपोलों से, होठों से, नासिका से, कटी किंकणी से झंकृत पूरी देह। कौन छिपा है तुम्हारी देह में बने घोंसलों में। कौन सा पक्षी उड़ता जाता आसमान में। किसकी खोज में तुमने पूरा घर छान मारा। नाचते नाचते तल्लीनता में खोज में तल्लीनता। नाचते नाचते तल्लीनता में खोज और खोज में तल्लीनता। किसकी धुन में सुध-बुध खोई सी, अपनी ही घुंघरू ध्वनि में बाबली सी। एक पग उठाती त्रिभंगी मुद्रा में लहरा जाती हो अंतरिक्ष में। तुम्हारी नृत्य भंगिमाओं में कौन है, तुम्हारी मुद्राओं में कौन है, कौन है, कौन है। धन्यवाद। सुंदर। मैम सुंदर कविता। मंजूश्री, अगर समय हो तो मैम से एक और सुनने की लालसा बिल्कुल, है। मैं भी यही आग्रह करना चाह रही थी और आपने वही बात कही। मैडम ने जिस कोमल भाव से सुनाया है, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर हम और सुने। मुझे कविता अच्छी लगी थी तो मैंने सुना दी। चलिए अब दूसरी भी कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा
अच्छा कोई अच्छा कोई कोई नहीं नहीं सुना आपने। नहीं वो कह रहे हैं हरीश जी तो मैंने सुनानी है। नहीं वही सुनाओ। नहीं 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 हाँ हाँ नहीं जो तुम तुमने सुनानी वो थोड़ी सुनाऊंगी। मैं सोचा है, पता नहीं आरती मुझसे सुनेगी कि नहीं सुनेगी। सुनिए, घर घर वही, दीवारें खिड़कियां वही, पेंटिंग्स वही, हर चीज जस की तस। घर वही, दीवारें खिड़कियां वही, पेंटिंग्स वही, हर चीज जस की तस वही। ठिठका हुआ सब कुछ उसके न होने की धुन में, कुएं सा खालीपन और सन्नाटा। दहाड़ता दिखता हर जगह, हर तरफ, दीवारें, छतें, गवाक्ष, मेज, कुर्सी वाह वैसे ही पड़े हैं अपनी अपनी जगह। टेलीविजन, रेडियो, फोन, मोबाइल, कंप्यूटर बोल रहे हैं अपनी अपनी भाषा। चीरा जा रहा है मुझे बीचों बीच और मैं कह रहा हूँ यह असलियत नहीं फैंटेसी है, यह असलियत नहीं फैंटेसी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारा एक तुच्छ आग्रह स्वीकार किया और पुनः अपनी इस मधुर आवाज में उस कविता को आपने प्रस्तुत किया जिन्हें सर ने बहुत ही भाव से लिखा। धन्यवाद, आपका धन्यवाद आदरणीय बहुत बहुत। आदरणीय आपको डॉक्टर पसंद आया। नरेंद्र मोहन जी को हम आज उनकी कविताओं में ढूंढ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि बड़ी खुशी है हम सबके लिए। उनसे बहुत ज्यादा बातें तो नहीं हुई थी, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी जिसे कहूंगी कि वो मुलाकात अधूरी थी। उस पर भी कभी कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आज इस कविता के सिलसिले में हम बढ़े हैं तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी समूह की सबसे छोटी सदस्य श्रेया श्रुति को। क्या श्रेया हमारे साथ जुड़ चुकी है? मैं जानना चाहूंगी कि क्या श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है सर? जी बिल्कुल श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम श्रेया श्रुति हमारे साहित्यायन ट्रस्ट की कार्यकारी अधिशासी हैं और हमारी सबसे समूह में छोटी सदस्य हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोहन सर श्रेया से कभी मिले नहीं थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक कविता लिखी जो कि बिना मिले और बिना देखे ही श्रेया के लिए उन्होंने लिखी थी, जो कि अधूरी है। तो श्रेया आज हमें वो कविता यहाँ सुनाएंगी। श्रेया, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्ते। और नरेंद्र सर ने मेरे लिए एक कविता लिखी थी, वो इतनी अच्छी कविता है और मैं उसको जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे लगता है वो फ्यूचर श्रेया के लिए लिखी गई है। उसमें उन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि मुझे लगता है कि मैं उस लाइन्स पे उन लाइन्स को याद रख के हमेशा वैसी बनूं और खुद को उसके लायक बनाऊं। तो उनकी ये कविता है। रंग रेखाओं से खेलती एक स्वाभिमानी लड़की, जो ठान लेती वह करती, दुनिया को ठेंगा दिखाती, बनाव श्रृंगार से दूर सादगी में झूमती, एक भाव मुद्रा से कई भाव मुद्राएं लिए, सौंदर्य के नए वितान तानती। अपनी शर्तों पर जीती, अपनी शर्तों पर काम करती, किसी के रौब तले नहीं, मन मर्जी से मौज में चलती। एहसान लेने और देने से परे एक बड़े चित्रकार की संभावनाएं लिए, एक खरी लड़की, एक बिंदास लड़की, श्रेया है, श्रेया ही रहेगी ताउम्र। सृजन के क्षणों में निपट अकेली, रेखाओं और रंगों के साथ, रेखाओं और रंगों से परे मुक्ति द्वारों तक घूम आती। ब्रश की नोक से जैसे ही रेखाओं को छूती, वे बोलने लगती और रंग अनायास उतर आते
और खाली जगहें भरने लगती। धन्यवाद। मैं हमारे दर्शक दीर्घा में सुंदर। जो बहुत बढ़िया बहुत श्रेया। सारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी बताना चाहूंगी। हम सभी तो जानते हैं कि श्रेया एक बहुत ही अच्छी चित्रकार आर्टिस्ट है, और उसकी जो कूची है, ब्रश है, जिस तरह चलती है पदमाती हुई, सर ने उसी भाव से उसके लिए जो प्यारी सी कविता रखी है। श्रेया इसी तरह ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, उनके साथ हम भी यही आशीर्वाद देते हैं श्रेया को। और ये प्यारी सी कविता। श्रेया तो हायर स्टडीज के लिए, कला की स्टडीज के लिए लंदन जा रही हैं। हम लोग उनको ये शुभ आशीष देते हैं कि जो नरेंद्र मोहन जी ने लिखा है बिल्कुल वैसे ही वो खूब उसकी कूची रंग लाएगी, और उसके रंग जो है वो सबकी कूची बनेंगे। आप सभी की ब्लेसिंग सर, थैंक यू सर। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ हाँ, तुम्हारी 2 पेंटिंग्स श्रेया की हैं। बनाई हुई ये पेंटिंग मैं दिखाना चाहती हूँ सबको। अच्छा, फिर मैं भी लो। वाह वाह वाह, इसने ये श्रेया बहुत नन्हे अच्छा बनाती हाथों है। ने खींची रेखा, बहुत चहक उठे कागज पर रंग, आज कोमल आंखों से दुनिया देखो, और क्या। कण कण में है भरी उमंग, पल वाह, में हंसते पल में रोते, निर्मल निश्चल चंचल मन, कल की दुनिया श्रेया के दम पे, और जीवन की आशा बचपन। वाह वाह, ये आपने लिखा मंजूश्री? नहीं जी, प्रयास था एक छोटा सा। वाह 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 वाह। देखिए, आपको एक प्रयास दिखा दें। श्रेया का। ये श्रेया का बनाया हुआ बहुत है, बहुत सुंदर। और हरीश और जी का भी श्रेया ने बना। मुझे गिफ्ट कर दिया था। बाद में लगा कि ये मुझे नहीं देना चाहिए था, फिर उसने सोचा कि मैं वापस ले लूं, फिर उसने कहा नहीं नहीं, बड़े हैं, वापस नहीं लूंगी। तो ये मुझे उसने बहुत दिया है। सुंदर बना है। बहुत सुंदर है। और मेरा भी एक पोर्ट्रेट बनाया, मुझे बिना देखे। बहुत बहुत खूबसूरत। कभी मुझे देखा नहीं था, तो पता नहीं कैसे बना दिया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बच्ची है। नहीं आज ये इनको पापा वाला भी बिना देखे बनाया। कमाल है वैसे। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया आपको। आप इसी तरह ये भविष्य उससे में बहुत ये जब मुझे मिला आगे ऐसा जाए, लगा फिर उज्जवल से भविष्य नहीं की नहीं, पापा जो है ना शुभकामनाएं। घर आ और गए दोबारा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर कलाकृति है, श्रेया के बहुत हाथों सुंदर। में जादू है। नवल सर के आदेश से मैं चाहूंगी कि अब मंजूश्री भी नरेंद्र सर की कविता का पाठ करे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अभी अभी जो सुनाया वो बहुत अच्छा था, पर अब इन्होंने जो बहुत सुनाया था सर, बहुत लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, नरेंद्र मोहन सर की कविताओं के शीर्षक से इन्होंने कविता बुनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, वो नहीं तो ध्यान नहीं दिया, हम तो खो गए सारे उसमें। सारे शीर्षक नरेंद्र मोहन सर की कविताओं के थे। इन्होंने मुझे भेजा, वाह, तभी मैंने कहा कि जब इतना खूबसूरत तुमने रचा है और कुछ दिमाग में है, तो क्यों ना एक कार्यक्रम हम कर लें। तो सर बहुत आपकी अनुमति हो तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल निवेदन है कि मंजूश्री, मंजूश्री आप आइए। अब नरेंद्र मोहन सर की कविता पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक खिड़की खुली है अभी, इस कविता का वाह, पाठ करना चाहूंगी। बड़ी अच्छी है। एक ही राह पर चलते चले जाने, और हर आंधी से खुद को बचाते रहने की आदत ने आखिर मुझे फटकी दिया। उस अजीबोगरीब हवेली में बंद होते गए, जिसके बाहरी भीतरी दरवाजे एक एक कर मेरे पीछे। घुप अंधेरे में देखता हूँ, घुप अंधेरे में देखता हूँ सीढ़ी नुमा एक खिड़की। घुप अंधेरे में देखता हूँ सीढ़ी नुमा एक खिड़की खुलती हुई आसमान की तरफ। जीना सिखाती आती है यहीं से, कभी चमचमाती धूप, रिमझिमाते बादल, कभी ओलों की बौछार, झपट्टा मारती चमकती आंखों वाली बिल्ली। आती है यहीं से, कभी चमचमाती धूप, रिमझिमाते बादल, कभी ओलों की बौछार, झपट्टा मारती चमकती आंखों वाली बिल्ली। पहले की तरह इस बार मैं डरा हुआ नहीं, पहले की तरह इस बार मैं डरा हुआ नहीं हूँ। खुली खिड़की हंसती है, रोती है, सुबकती है, थिरकती है, ढहती है। अंधेरी हवेली में
एक खिड़की खुली है अभी अंधेरी वाह। हवेली में। बहुत खुली है सुंदर, एक बहुत खिड़की। सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी एक बहुत सुंदर। सुनहरा अवसर दिया कि आज इस मंच पर मैं उनकी कविता का पाठ कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय, आमंत्रित नहीं करती हूँ, निवेदन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर आरती स्मिथ जी आरती से स्मिथ। कि वे इस सभा में एक कविता का पाठ करें। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का, मैम का आशीर्वाद चाहूंगी, क्योंकि सर जानते हैं कि ऐसे क्षणों में मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोहन सर के श्रम के बारे में कहना चाहूंगी। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं निंदर को तुम्हें सौंपे जा रहा हूँ। तो जन्मदिन की बहुत बधाई निंदर, बहुत बहुत बधाई। और सचमुच में निंदर बहुत शरारती है, मुझे चैन से बैठने नहीं देता, कुछ ना कुछ सृजन कार्य करवाता रहता है। और जब मैं कभी-कभी थक कर लड़ती हूँ कि खुद तो गायब हो गए और मुझे परेशान कर रखा है, मैं नहीं जानती कितने लोग यकीन करेंगे, लेकिन मैं उस अनुभूति को शब्द नहीं दे सकती। उन अपने जाने के 21 दिन बाद उन्होंने पूरी की पूरी लंबी कविता मुझे लिखवाई है, नन्ही दोस्त के नाम से। ये किताब सर को समर्पित मैंने किया, और दुर्भाग्य ये कि पुस्तक के रूप में बाद में आई, लेकिन हाँ, सॉफ्ट कॉपी सर ने देखी थी, उनको उनके जन्मदिन पर मैंने भेज दिया था। और एक पुस्तक मायने होने के, जो उन्होंने मेरे भीतर की सूखी नदी को, कविता की जो नदी बिल्कुल सूख चुकी थी, और पिता के जाने के बाद उनकी अवस्था ने मुझे जिस तरह अवसाद में धकेल दिया था कि मैं नहीं रही थी। और सर चूंकि आ तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फोन पर जिस तरह मुझे संभाला और हर बार एक ही पंक्ति कही कि आरती, विरेचन के बिना उपाय नहीं है, लिखो। और ये उनके कहने का प्रभाव था कि फिर जो उस नदी में जलधारा प्रवाहित हुई, कि उसने सर के शब्द में दोहराना चाहूंगी कि तुमने तो पहाड़ में लगता है छेद कर दिया कि एकदम हहराती नदी निकल आई है, और 2 पुस्तकों का तुमने संग्रह तैयार कर दिया। ये पुस्तक है तो मेरे पिता को समर्पित, लेकिन इसके अधिकांश हिस्से में नरेंद्र मोहन मौजूद हैं, अलग-अलग रूपों में। तो आज भी वो मेरे साथ हैं, तो मुझे कहीं लगता नहीं है कि वो नहीं है। ये वाली अनुभूति मेरे भीतर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ, आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन मैं बात कर सकती हूँ। और मैंने उनको अक्सर पाया था शब्द और अर्थ के बीच में यात्रा करते हुए, लंबी यात्रा। और उसका जो मौन था, वो मौन उनके लिए एक संगीत होता था। तो शब्द एक आसमान, उनकी कविता मैं आपके सामने रखती हूँ। लौटता हूँ शब्द में, लौटता हूँ शब्द में, शब्द शब्द में एक कुआं है। लौटता हूँ एक शब्द में, शब्द में एक कुआं है जिसमें झांकता हूँ। शब्द में एक समुद्र है जिसमें उतरता हूँ। शब्द में एक आसमान है जिसमें उड़ता हूँ। झांकना और उतरना और उड़ना क्रियाएं नहीं है मेरे लिए। झांकना और उतरना और उड़ना क्रियाएं नहीं है मेरे लिए। अपने होने को पाना है, अपने होने को पाना है अनंत में। शब्द मुझे बांधे है, शब्द मुझे बांधे है, मैं बांधे हूँ शब्द को इस तरह कि बंधन नहीं महसूस होता कहीं। शब्द मुझे बांधे है, मैं बांधे हूँ शब्द को इस तरह कि बंधन नहीं महसूस होता कहीं। वह मुझे ले जाता है, वह मुझे ले जाता है अपने से परे, अपने से बाहर, लोगों के बीच, जहां दहाड़ता एक दृश्य है।
मेरी कल्पना को सोखता निचोड़ता। निगल लिए जाने के भय से भागते, निगल लिए जाने के भय से भागते, दृष्टि से बाहर होते जा रहे शब्द में मेरी जान है। विनम्रता से जिसे मैं खड़ा करता हूँ दृश्य के सामने। निगल लिए जाने के भय से भागते, दृश्य से बाहर होते जा रहे शब्द में मेरी जान है। विनम्रता से जिसे मैं खड़ा करता हूँ दृश्य के सामने। किसी के लिए हो ना हो, किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का। किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है मुक्ति का शब्द के सिवा। कुएं से समुद्र से आसमान तक एक शब्द है भरा पूरा, एक शब्द है भरा पूरा। लौटता हूँ उसी में, लौटता हूँ उसी में। शब्द की यात्रा करते हुए एक दूसरी कविता भी शब्द को लेकर ही है। शब्द स्मृति। तुम कहते हो अपने में लौट आओ, तुम कहते हो अपने में लौट जाओ, और मैं लौट रहा हूं अपने में। तुम कहते हो अपने में लौट जाओ, मैं लौट रहा हूं अपने में। मीलों लंबी सुरंग का अंधेरा छोड़ आया हूं पीछे, उतनी ही लंबी सुरंग का अंधेरा है आगे। मीलों लंबी सुरंग का अंधेरा छोड़ आया हूं पीछे, उतने ही लंबी सुरंग का अंधेरा है आगे। साथ है केवल एक शब्द, धूमिल पड़ता कभी जगमगाता, देखता हूं उसे अंतरंग साथी की तरह। पिछड़ेगा नहीं जो आखिरी सांस तक। अंधेरे में लिपटा शब्द, अंधेरे में लिपटा शब्द उचक कर देख रहा अंधेरे से बाहर अंधेरे का समुद्र। अंधेरे में लिपटा शब्द उचक कर देख रहा अंधेरे से बाहर अंधेरे का समुद्र। शेष है अभी शब्द में स्फोट की स्मृति, बिंधे हैं जिसमें अर्थ। एक हरारत में इसे छू सांस लेने लगा है। अंधेरा दहकने लगा है, एक बांसुरी की शक्ल में ढलने लगा है। एक हरारत में इसे छू सांस लेने लगा है। अंधेरा दहकने लगा है, एक बांसुरी की शक्ल में ढलने लगा है। बोलती हुई एक उजली लकीर है और एक लय, लय में छिपा है कहीं एक आदिम शब्द। लौटता हूँ उसी में, लौटता हूँ उसी में। धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा, वाह। और शब्द, कविता भी बहुत कविता अच्छी। बहुत अच्छी थी। शब्द, दोनों कविताएं शब्द की बहुत अच्छी लगी। शब्द से शुरू होकर शब्द तक, और अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम पड़ाव पर है तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, जो साहित्यायन के संरक्षक हैं, उनके वक्तव्य को, उनकी कविताओं को हम सुनेंगे, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोहन जी के साथ सबसे घनिष्ठतापूर्ण जो जुड़े हुए थे, उनके आत्मीय संबंध हैं। तो मैं चाहूंगी महोदय आप उन भावनाओं को हमारे साथ साझा करें ताकि हम भी अभिभूत कविता भी स्वागत। सुमन जी, वेद मित्र जी, मंजूश्री, आरती, रजनी बाला जी और श्रुति और स्नेह सुधा। बात है चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ में एक सम्मेलन जैसा ही कुछ था जो ट्रिब्यून वालों ने किया था। तब ट्रिब्यून नया अखबार हिंदी में आया था, उससे पहले वो अंग्रेजी में आता था। तो राधे श्याम जी उसके संपादक थे, और राधे श्याम जी नरेंद्र मोहन जी के मित्र भी थे। हमारे मित्र उन्हीं के माध्यम से बने, नरेंद्र मोहन जी के। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का लोकार्पण था, तो उस पर उन्होंने नरेंद्र मोहन जी को बुलाया था। तो नरेंद्र मोहन जी को ये भी कहा कि और भी कुछ ऐसे साहित्यकार हों जिनको आप अपने साथ लाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी इस पर बोलें।
तो जब उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ साहित्यकार चाहिए और तुम भी चलो, तो मैंने कहा लो ये तो मोहर लगा दी कि हम साहित्यकार तो हो गए, तभी तो ये कह रहे हैं कि चलो। तो मैंने कहा तुसी मैनू साहित्यकार बनाता ना, पक्की गल है। वो जब बहुत प्यार में होते थे ना या लाड में होते थे, पंजाबी बोलते थे। तो कहते ले दस पक्की नहीं है, एकदम पक्की गल है, तू बन गया साहित्यकार, कमाल करता है, हद हो गई है। और उन्होंने ना मेरी कुछ चीज़ें बतानी शुरू कर दी। मैंने कहा जी, हम रेलगाड़ी में साथ साथ गए थे और चंडीगढ़ में जाकर के मैंने देखा किस तरह से उनका सम्मान हुआ, और कई बार ऐसा लगा कि लोकार्पण उनकी पुस्तक का है, ना कि राधे श्याम जी की पुस्तक का। और बाद में यूनिवर्सिटी के बच्चे उनको मिलने आ गए, कुछ प्रोफेसर मिलने आ गए, तो उनके साथ साथ हमारा भी कार्यक्रम बना। इसके बाद चंडीगढ़ का सिलसिला फिर बन गया, और जब बना तो इस बार फिर एक पुस्तक थी, उसका नाम था दौले शाह के चूहे। और वो जो पुस्तक लिखी थी वो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने लिखी थी। जो लेखक थे उनका उनका नाम भूल रहा हूँ, याद आ जाएगा मैं बताता हूँ। तो इसलिए नाम नहीं याद आया क्योंकि उन्होंने लिख तो दिया, पर उनको दौले शाह के चूहे कौन थे क्या थे मालूम नहीं था। मैंने ही उनको बताया भरी साहब में कि दौले शाह के चूहे क्या थे। तो इसलिए उनके प्रति मेरा वो जो सम्मान का भाव था कम हो गया कि उन्होंने शीर्षक रख दिया और मालूम नहीं कि हैं क्या, और पूरी लंबी कविता, बहुत अच्छी कविता उस पर लिख दी। तो ये जो अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ना लिख कर के सुना सुनाया लिखा जाए तो वो फिर उतना ऐसा नहीं करता। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ ये तू ना बता दें, तू ना दस दें। मैं उनको बता रहा था लिख के कि ये दौले शाह के चूहे जालंधर में होते थे, और एक दौले शाह कोई था, वो छोटे बच्चों को ले आता था और उनके जो सिर हैं उनके ऊपर लोहे की टोपी लगा देता था। तो वो बड़े होते रहते थे, जब उनकी आयु बढ़ती थी तो उनके सिर छोटे छोटे होते थे, कद छोटा होता था। फिर उनको रेडी पर बिठा कर के कहता था दौले शाह के चूहे हैं, उनके लिए पैसे मांगता था, दान मांगता था। उसको पिंजरा पोल कहते थे। तो ऐसा एक पोल वाला पिंजरा उसने बना रखा था। तो वो भावुक हो गए, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत भावुक थे, वो सब जानते। तो मुझे लिख रहे कि तू कह दें, तू कह दें, तू कह दें कि बता देना कि दौले शाह के चूहे हैं क्या। मैंने वो बताया, और उसके बाद हुआ कि सुरेश सेठ ने कहा कि आकाशवाणी में जालंधर में एक कार्यक्रम कर लेते हैं। सुरेश सेठ उससे जुड़े हुए थे, आज भी वो आकाशवाणी से बहुत जुड़े हुए, टीवी से जुड़े हुए, और बहुत अच्छे मित्र थे मेरे भी और नरेंद्र मोहन जी के भी। वो उन्होंने हम लोगों को वहाँ ले गए, और आकाशवाणी में मैंने देखा, आकाशवाणी में गए, फिर टीवी में गए। तो मैं तो एक जैसे कहते हैं ना पांचवा सवार, बाकी सब बड़े बड़े एक पीछे पीछे चल रहा है, मैं तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन नरेंद्र मोहन जी का बड़प्पन ऐसा था कि वो बिल्कुल अपने समान धर्मा समवयस्क सा ही बिहेव करते थे, कि ये नहीं अंतर होने देते थे कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा, कौन साहित्य में आगे कौन साहित्य में पीछे, कौन कहाँ खड़ा। नहीं, मेरे साथ है तो मैं ही हूँ। ये जो वो एकदम करते थे, वो मैं समझता हूँ आप सबको उसका इल्म है, आप सब उनसे मिले हैं, वो एकदम अपने साथ मिला लेते थे। तो इतने भावुक के जब हम बस में गए, तो तब हम बस में गए थे चंडीगढ़ से, तो बस में वो दो जन मेरे साथ बैठे थे, और सुरेश सेठ और उनके भाई थे रविंद्र सेठ, वो दोनों दूसरी सीट पर थे। तो मुझे सारे रास्ते वो इसी बात पर बात करते रहे कि देखो कितना था वो क्रूर व्यक्ति, ये क्या होता है कमर्शलाइजेशन, ये क्या है मनी माइंडेडनेस, कि पैसे के लिए आदमी एक पूरी नस्ल खराब कर दे। और लोग भी कैसे हैं जिनको पता ही नहीं चला, क्या लोग बोलते भी नहीं है ना, उसी को लेकर के उनके दिमाग में ला। तो वहाँ उन्होंने सुरेश सेठ के घर में छत पर हम लोग घूम रहे थे, तभी कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक कविता आ गई। दौले शाह को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे कितने दौले शाह हैं उनके बारे में। तब उन्होंने कोई कविता लिखी थी उसमें, जो जब सुबह हम लोग सब नाश्ते पर थे तब उन्होंने वो सुनाई। तो एक ऐसा व्यक्ति अत्यंत आत्मीय, जो उनके साथ है उन्हें लगता है यही मेरे सबसे करीब है, सबको। और जो जिसमें जो अच्छाई देखी उसकी प्रशंसा खुले मन से करना, वो इसमें जरा भी कृपणता नहीं बरतते थे। तो बल्कि मैं कभी कभी उनको छेड़ भी देता था कि आप तो सभी को एक जैसा कह देते हो, ओ यार तू बड़ा चंगा है, तू बड़ा सोना है, वाह यार वाह 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 वाह। मैं आप सबको यही कहते हो? नहीं तो मैंने दस दे झूठ है, दस वो है कि नहीं, प्रताप सागल है कि नहीं, प्रेम जन्मेजय है कि नहीं, तू है कि नहीं। तो वो फिर ऐसे कह देते थे
कि फिर आप निरुत्तर हो जाते थे। और वो जजमेंटल वैसे नहीं थे कि कहें कि वो फलानी जाति का है, वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं कहते थे। उनको ये था कि मनुष्य जो है, ये आदमी मनुष्य होना चाहिए, मनुष्यता देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और जब उनके घर जाते थे और जो भाभी जी के हाथ की जब चाय बनती थी और जो वो साथ में कुछ मंगवाते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो विशेषण लगाते थे। तो वो सुनकर कि भाभी जी के सामने कुछ बोल तो नहीं सकते थे, बट मुंह छिपा करके हंसते थे कि कैसे उनकी वो चिरौरी कर रहे हैं मानो। बहुत बहुत अच्छा लगता था। सुमन जी तब छोटी थी, धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई और वो एक तरह से, मैं क्या कहूँ, वो नरेंद्र मोहन जी कहते हैं कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, सब कुछ है। और सुमन ने बहुत अच्छी तरह से उनको देखा, बहुत अच्छी तरह से, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जब सुमन के मन में था कि पापा का जन्मदिन मनाना है, हम लोगों ने एक जन्मदिन मनाया था। वो मनाकर हम कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहाँ सुमन जी की दीदी भी आई थी, शायद जीजा जी भी आए थे। तो वो मुझे भूलता नहीं है कि मेरे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति आया था जो ना साहित्यकार था, वो उसको जानते नहीं थे, पर चूंकि वो मेरे घर में ठहरा था तो मेरे साथ गया था। उसको भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर लिया कि जैसे वो मेरे परिवार का सदस्य है। सिर्फ मुझे ही नहीं, उसको भी। वो जब भी मिलते हैं वो यही कहते हैं, आजू सज्जन, कि भाई वो नरेंद्र मोहन जी का क्या हाल है। जब मैंने उनको बताया था कि वो नहीं रहे तो बहुत बहुत दुख हुआ। तो एक ऐसा विनम्र व्यक्ति, मैं उनकी विनम्रता का उदाहरण दूं तो आप चकित हो जाएंगे। मैं नाम भी बताऊंगा कि किसने क्या किया, मैं छिपाऊंगा नहीं आपसे। टैगोर हॉल है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के साथ, आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, उसमें कभी कभी ट्यूटोरियल बिल्डिंग कहते हैं उसको, तो उसमें कभी कभी कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें नामवर सिंह भी थे, उसमें नरेंद्र मोहन जी भी थे। तो हम लोग बैठे थे, मैं लेट गया था, मेरी क्लास देर से हुई तो मैं सबसे पीछे बैठा। तो वहाँ पर एक व्यक्ति, सुधीश कचौरी, में नाम ले रहा हूँ उनका, कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो न केवल अब संस्कृति की द्योतक थी, बल्कि गाली से, विभत्सा से बढ़कर थी। कोई बात कही और उसको लेकर के उन्होंने जो शब्द कहे थे, मैं उसका एक हिस्सा आपको बता रहा हूँ कि ऐसे में तो व्यक्ति को मर जाना चाहिए, वो जिंदा कैसे है। अब कोई सदन में नहीं बोला, लेकिन मैं फिर उठ खड़ा हुआ और मैं वहीं से मैंने उनको कहा कि आप ऐसी विद्वत सभा के अंदर आपके मुख से ऐसे शब्द जो आ रहे हैं और आप को लोग सोचते हैं कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो मैंने थोड़ा उन पर बोला। तो देखिए, तो मुझे नरेंद्र मोहन जी इशारा कर रहे कि रहन दे, रहन दे, रहन दे, क्षमाशीलता। ऐसा व्यक्ति को देखिए। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जब यूनिवर्सिटी में रसाकशी चल रही थी तब एसोसिएट प्रोफेसर, जिनको रीडर कहा जाता था, रीडर भी बहुत मुश्किल से लोग बनते थे, कोई प्रोफेसर नहीं था, सारे रीडर थे। बाद में धीरे धीरे डॉक्टर नगेंद्र, स्नातक जी, सब धीरे धीरे प्रोफेसर बने थे। तो रीडर का इंटरव्यू बड़ा महत्वपूर्ण होता था, बाद में तो कॉलेजों में भी आ गया, तो यूनिवर्सिटी में होते थे। तो उसमें एक जो साम्यवादी दल था वो बनाना चाहता था मैनेजर पांडे जी को, और एक जो जनसंघ वाला दल था, आरएसएस वाला, वो बनाना चाहता था कमल किशोर गोयनका जी को। अब वहां पर हुआ क्या, और नामवर सिंह जी जो थे वो एक्सपर्ट में से एक थे। तो वाइस चांसलर के ऑफिस में उस समय रीडर बनने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी, तो मैं भी था, हमने भी दी थी एप्लीकेशन, हम भी वहां पर पहुंचे थे। तो क्योंकि सबने कहा था कि जाते रहना चाहिए, हालांकि मैं एक ही बार गया तो बार गया नहीं। तो मैं भी वहां पर गया, पर मैं सारा देख रहा था कि क्या होता है, उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे दोनों के ग्रुप, और मैनेजर पांडे जी को तो इतना आत्मविश्वास कि वो आए नहीं इंटरव्यू में, वो उनका कहीं विदेश में कुछ होना था तो उसके लिए वो गए थे। तो आप सबको मालूम है कि इन एब्सेंशिया भी आप किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो उनको पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जिनके वो मैनेजर थे वो तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने बैठे ही हुए थे, खुद ही साक्षात। और दूसरी तरफ गोयनका जी आए, अटैची भर करके किताबें लेकर के आए। अब हुआ क्या
कि बाद में ना वो सारा रिजल्ट खोला नहीं गया, सबको था पता नहीं क्या है। अंत में पता ये चला कि बड़ा वाद विवाद हुआ, तो ये लगा कि ये भी पार्टी का, ये भी पार्टी का, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो बहुत विद्वान भी हो, निष्पक्ष भी हो, और ऐसा कौन होगा। तब फिर सब जब छाटा तो कहा अरे नरेंद्र मोहन जी हैं। तो इस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ग्रुप में नहीं था, जिसके साथ कोई मंडली नहीं थी, जो अपनी किताबों के गट्ठर नहीं लेकर गया था, उस व्यक्ति का चुनाव हुआ। तो हम सब बहुत खुश हुए, हमने कहा ये हमारे नरेंद्र मोहन जी हो गए हैं। ये एक घटना ऐसी जो कम लोगों को मालूम है कि ये कैसे होता है। और कभी नरेंद्र जी अपने मुख से कभी नहीं कहा, वो ऐसा नहीं, वो कम से कम बुराई करते थे, ज्यादा वो निंदक थे पर निंदा नहीं करते थे। निंदक को नेरे भी नहीं रखना चाहते थे, दूर ही रह भाई, तू ना निंदा मत कर, सीधी सीधी बात कर। और एक और घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, समय अगर ज़्यादा हो तो मुझे इशारा कर देना आरती जी, कि उनकी किताब पर किसी ने आलोचना लिखी, कोई सिख व्यक्ति थे, उनका नाम भूल गया, और उसमें बड़ी अशुद्धियाँ थी, बड़ी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थी। तो और उन्होंने ऐसा फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा और मुझे समीक्षा करनी थी। तो मैंने जब समीक्षा की तो मैंने कह दिया कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है, और उन्होंने नरेंद्र मोहन जी के लिए ये भी गलत कहा, ये भी गलत कहा। कुछ उन्होंने नरेंद्र मोहन जी के बारे में कुछ इतनी ज़्यादा भी बातें कह दी थी कि जैसे वो तुलसीदास से भी ज़्यादा बड़े हो गए, और गे वगैरह भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि इससे डेल्यूशन हो जाता है, व्यक्ति जितना है वो उसको भी उतना नहीं रहने देते। तो कभी कभी ये एक पॉलिसी के तहत होता है कि इसको इतना चढ़ा दो कि ये उतर जाए। तो वो मैं उनका समझ रहा था, मैंने कहा ये पहले तो अच्छा लग रहा था कि अच्छा है, पर जब धीरे धीरे वो ऐसे नाम लेने लगे और उसके बाद ये, तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मतलब मेरा जब नंबर आया तो मैंने सारी बातें बोली। तो बोलने के बाद मुझे लगा कि अब वो मुझसे नाराज़ हो गए नरेंद्र मोहन जी कि भाई वो सब मेरी बड़ाई कर रहे थे, तूने ये क्या करा दिया, डाउनफॉल क्यों कराया। बाद में वो मेरे साथी कार में हम लोग गए, मैं तो छोड़ने गया था, तो वो कहने लगे, मैंने कहा सर आप नहीं समझे, तुसी बड़े भोले हो। वो आपको ऐसे चढ़ा रहे थे। और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, पर ये कि ना उन्होंने मुझे डांटा ना ही उस व्यक्ति को डांटा जो ऐसा कह रहे थे, उनके साथ भी उनके संबंध वैसे ही रहे। तो ये जो धैर्य है, सहन शक्ति है, क्षमाशीलता है, जो इंसान को इंसान बनाती है इंसानियत के दायरे में, उसमें हमारे अग्रज साहित्यकार बहुत बड़े थे। साहित्य लेखन तो उनका था ही बहुत अच्छा, नाटक लिखा, और जब सबको मालूम है कि जब उन्होंने जिन्ना पर नाटक लिखा और नाटक को लोग प्रदर्शित नहीं होने दे रहे थे, लोगों ने मना कर दिया, हिंदी भवन ने, इसने उसने मना कर दिया, और जहाँ वो लिया, वो मेरे मित्र थे अनुपम मिश्र, मैंने कहा कि फिर ये तो नाटक होना चाहिए। और वो जिन्ना पर था, और वो गांधी के उसमें हुआ जहाँ उनके खिलाफ बातें हो रही थी, उन्होंने अलाउ किया, और वहाँ जब वो नाटक हुआ और उसके बाद जो उसकी चर्चा हुई, फिर कहाँ नहीं हुआ, आप जानते कि। और लंबी कविता के ऊपर बहुत कुछ वेद मित्र तो बहुत जानते, सभी जानते हैं। मैं मेरे ख्याल है समय बहुत कम है, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो बिल्कुल, ये ऐसे व्यक्ति कहीं जाते नहीं हैं। वो ठीक है, निंदर आरती को मिल गया, पर आरती नहीं जानती कि निंदर बहुतों को मिला हुआ है। बिल्कुल सर, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि निंदर सबके पास है। हाँ, ये है कि आरती को जरा ज्यादा मिल गया तो मुझे ईर्ष्या भी होती थी। मैं क्या तुसी की जादू कर देता है, आरती थोड़े दे बारे च गल कर दी है, सानू मैं भूल गई है। सबसे छोटी हूँ ना, मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए। ओ कहंदे मैं ना नरेंद्र मोहन है एनएम, देखा नहीं कि नरेंद्र मोदी है एनएम, तो एक मैं आज सर की कविता का इंतजार हो रहा है। तो ये अच्छा, मैं उनकी कविता सुना देता हूँ। मुझे लगा कविता की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं उनके सर, बारे में बात करें। किताबें ही किताबें हैं, अलमारियों में रैकों में पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं, देखता हूँ और पलटता जाता हूँ। किताबें ही किताबें हैं, अलमारियों में रैकों में पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं, देखता हूँ पलटता जाता हूँ। लाइब्रेरी का तलघर है जहाँ मैं बैठा हूँ अकेला, गर्द से दबी पुस्तकों से घिरा अकेला बैठा हूँ मैं तलघर में। इतिहास के खानों से एक एक करके किताबें उठाता हूँ, एक आध सहेज कर रखता हूँ अलग से,
तलघर में मैं हूँ और कोई नहीं, ये कैसी बू है, मछली सी चमकती फुर्तीली फिसलती, मुझे बुलाती मुझे रुलाती, किताबों के बीच मेरी पकड़ में नहीं आती। ये कैसी फुतकार है नीला करती मेरा जिस्म, और किताब के रंग धूसर होते जाते, और मैं शब्द के अकाल में देख रहा हूँ, स्मृति गूंगी है और इतिहास वेंटिलेटर पर। शब्द के अकाल में स्मृति गूंगी है और इतिहास वेंटिलेटर पर, तलवार की धार है दृश्य अदृश्य, काटती जाती शब्द का सर धड़ उंगलियां और पैर। लोग हैरान से देखते हैं, शब्द की जान किस तोते में है। बढ़ रहा बेहिसाब सन्नाटा और सूनापन, तलघर के अंदर भी तलघर के बाहर भी किताबें ही किताबें हैं, अलमारियों में रैकों में पुराने दस्तावेज पांडुलिपियां, और मैं पलटता हूँ। धन्यवाद। मंजूश्री, मैं आपसे आधा मिनट मांग कर कुछ कहना चाहूंगी। नरेंद्र मोहन सर से मुझे जोड़ने वाले सर हैं, हरीश नवल सर ही है। मैं कहती थी नहीं मैं बड़े लोगों से नहीं मिलती, घर जाकर तो बिल्कुल नहीं मिलूंगी। सर और मैम ने मुझे वहां तक पहुंचाया, फिर लौटे अपने घर गाड़ी से, मुझे याद है। और हरीश नवल सर ने मुझे जिनसे भी जोड़ा वो नवल सर जैसे ही हैं। सुन नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ओ सॉरी, मंजू जी और वीर जी, अपना वीर जी ने माइक म्यूट कर लिया, आप भी कर लीजिए, और मैं भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें उन यादों में ले जाके छोड़ा है, कहना चाहूंगी, क्योंकि यादें तो बहुत लंबी हैं। कभी हम जरूर उनमें फिर से झांकना चाहेंगे। और आज जो आरती जी कुछ कह रही आरती जी कुछ कह रही हैं, उनकी बात मैं सर आपका और मैम का धन्यवाद देना चाह रही थी कि आपने मुझे जिनसे भी जोड़ा, सब आप जैसे ही हैं, उतने ही विनम्र, उतने ही सदाशयी, उतने ही उदार। मतलब एक आसमान मिलता है तो लोग फूला नहीं समाता, मुझे तो आपने कई आसमान दे दिए। तो मैं शुक्रिया तो आपको नहीं कह सकती, बस भाव से भरी हूँ। आज नरेंद्र मोहन सर बोलूं, निंदर बोलूं, जो भी बोलूं, वहां भी पहुंचाने वाले आप और मैम ही हैं। और एकदम से आपकी बातों ने मुझे वह दिन भी याद दिला दिया जब मैम, हम आप लोग सब बैठे थे और दिन भर हमने कविता पाठ किया था एक छोटे से रेस्टोरेंट में, तो वो दृश्य सामने आ गया। बस मंजूश्री, समय हो रहा है, आप अपने कार्यक्रम को अब अंतिम रूप दें। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद, आभार, औपचारिकता के तहत कहूंगी, क्योंकि ये हम सबका अपने इस कार्यक्रम को संजोने का एक स्वप्न था और हम सब ने इसे मिलकर आज सजाया है। मैं कहूंगी साहित्यायन ट्रस्ट की ओर से काव्यांजलि की जो आज ये इस बार हमने सजाई, प्रख्यात कवि, नाटककार और आलोचक डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी को उनके 88वें जन्मदिन पर पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस पटल पर आप सभी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज इस यादगार को जिसे हमने संजोना चाहा उसे सच में यादगार बना दिया, इस सफर को यहाँ अल्प विराम देते हैं और पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। दर्शक दीर्घा में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इसी वादे के साथ कि हम पुनः मिलेंगे, काव्यांजलि के अगले सफर में जरूर मिलेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोहन जी को इसी प्रकार याद करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं मंजूश्री वेदुला विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।